नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रोवाइड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं टीचर एजुकेशन को लेकर के, और टीचर एजुकेशन में भी जो उसके विषय क्षेत्र होते हैं, एरियाज होते हैं, उसको लेकर के हम उपस्थित हैं। दरअसल अगर टीचर एजुकेशन की बात करें तो हम पहले भी इसके टीचर एजुकेशन पर मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको व्यवस्थित रूप से आप देखिए, और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल पर भी आप लिंकअप हो सकते हैं। अब हम चलते हैं सीधे अपने विषय की ओर, जो शिक्षक शिक्षा के विषय क्षेत्र अर्थात जो सब्जेक्ट एरियाज ऑफ टीचर एजुकेशन। तो सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता होती है कि ये जो अध्यापक शिक्षा है दरअसल वो है क्या। तो संक्षिप्त रूप में हम इसको जान रहे हैं कि कभी भी अध्यापक शिक्षा क्या होती है, तो विद्यार्थियों के अधिगम प्रक्रिया को सुगम व सफल बनाने के लिए तथा छात्रों के भावी जीवन को सफल बनाने के उद्देश्य से हम शिक्षक शिक्षा या शिक्षक प्रशिक्षण की बात करते हैं। तो कभी भी जो शिक्षक शिक्षा या शिक्षक प्रशिक्षण की बात की जाती है वो अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, मुख्य तौर पर मुख्य ध्येय जो है वो अधिगम प्रक्रिया को सरल और सुफल बनाना तथा भावी जीवन को तैयार अर्थात छात्रों के जो भावी जीवन है उसको तैयार करने के लिए ही हम इसको परिकल्पित करते हैं। अब इसके जो बहुत सारे विषय क्षेत्र होते हैं, जो कि अब हम ऐसा कहेंगे कि जब भी अध्यापक शिक्षण करने जाते हैं तो शिक्षण के दौरान उनको बहुत सारे विषय क्षेत्र में उनको महारत हासिल होनी चाहिए, और ये कंटेक्स्ट उनके पास होनी चाहिए, तभी वो एक शिक्षक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। तो उसी क्षेत्र को हम लेकर के उपस्थित हैं। तो पहला इसमें जो आता है वो आता है संदर्भित दक्षता। संदर्भित दक्षता। अब संदर्भित दक्षता क्या है? संदर्भ अर्थात कॉन्टेक्स्ट क्या है भैया? ये कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी जब भी हम शिक्षण कार्य करने जाते हैं तो कॉन्टेक्स्ट को समझना अत्यंत आवश्यक है कि हम किस विषय के पाठ संदर्भ को पढ़ाने जा रहे हैं, उस विषय का पाठ का जो है वो कॉन्टेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है। अर्थात सीधी बात पर ये समझिए कि किसी भी आर्थिक सामाजिक जो लोग होते हैं उसके अलग अलग उसकी आवश्यकताएं हो सकती हैं, अलग अलग उसकी ज़रूरतें हो सकती हैं, अलग अलग उसके उद्देश्य हो सकते हैं, उसके लक्ष्य हो सकते हैं। तो हमें उन उद्देश्यों को समझना, हमें उसके राजनीतिक पक्ष को समझना, हमें उसके सांस्कृतिक पक्ष को समझना, हमें उसके आर्थिक सामाजिक पक्षों को समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देते हैं कि भारतवर्ष है। अब भारतवर्ष है, यहां पर जनसंख्या की आबादी अत्यंत तीव्र गति से चल रही है, अर्थात इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि जनसंख्या का विस्फोट लगातार होते जा रहा है। अब लगातार होते जा रहा है तो हम क्या करेंगे? हम क्या करते हैं? परिवार नियोजन एक शब्द होता है जिसको कि हम बहुत प्रबलता के साथ रखते हैं कि परिवार नियोजन होना चाहिए, अर्थात परिवार को सीमित रूप में रखना चाहिए, मतलब ज्यादा बच्चे पैदा न करें कोई भी। इस पर हम बहुत बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? क्योंकि यहां पर जो क्षेत्रफल है उसके मुकाबले आबादी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो उसके कारण से हमें इसको रोकना जरूरी होता है। वहीं पर बहुत ऐसे देश आपको मिल जाएंगे जिसके की क्षेत्रफल तो अत्यधिक हैं, लेकिन उसकी जनसंख्या में लगातार कमी होती जा रही है। उसके परिप्रेक्ष्य में हम क्या कह सकते हैं कि उसकी जनसंख्या को बढ़ाना ही क्या होगा? अच्छा होगा। एक जगह हमें उसको घटाना जरूरी है, एक जगह हमें उसको बढ़ाना जरूरी है। ठीक उसी ढंग से जब भी हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट को, किसी भी विषय को पढ़ाने जाते हैं, किसी भी अंश विशेष को पढ़ाने जाते हैं, तो हमें उसके संदर्भों को जानना जरूरी होता है, उसके राजनीतिक पहलू को, उसके गूढ़ विषय को जानना जरूरी होता है, उसके कॉन्टेक्स्ट को जानना जरूरी होता है। तभी जब हम संदर्भ को जानेंगे तभी हम उस विषय पर निश्चित रूप से नियंत्रण कर पाएंगे। अब दूसरा आता है आपका संकल्पनात्मक दक्षता। संकल्पनात्मक दक्षता दूसरा हम लिख देते हैं संकल्पनात्मक दक्षता। अब ये संकल्पनात्मक दक्षता क्या है?
तो संकल्पनात्मक दक्षता से मतलब यह है, अभिप्राय यह है कि हम उसकी ज़रूरतों को समझें, उसकी आवश्यकता को समझें, वो क्या है उन चीज़ों को समझें। जैसे अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए कि हम अगर भूगोल पढ़ाने जा रहे हैं, तो भूगोल में हम क्या पढ़ा सकते हैं, जैसे कि उसके अक्षांतर देशांतर की रेखा से संबंधित, उसके मौसम से संबंधित, उसके जलवायु से संबंधित, वही जो उच्चावच है, उन सारी चीज़ों को समझाना हमारे लिए ज़रूरी है, उसकी संकल्पनाओं को समझाना ज़रूरी है। ठीक उसी ढंग से अगर हम हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं और हिंदी में भी अगर हम कविता पढ़ाने जा रहे हैं, तो वहाँ पर उसकी संकल्पनात्मक दक्षता क्या हो सकती है कि उसके लयात्मक पक्षों को समझाना, उसके छंदों को समझाना, उसके लयात्मक जो आरोह अवरोह की गति होती है उसको समझाना, वो किस रस में है उसको, उसके रस को समझाना, अर्थात उनके श्रृंगार पक्षों को समझाना। मतलब क्या है कि जो भी चीज़ें हम समझाने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, उसका पाठ्य विषय क्या है, उसकी संकल्पना क्या है, उसकी भूमिका क्या है, उसके संपूर्ण तथ्यों को हमें समझना पहले जरूरी होता है एक शिक्षक के रूप में, तभी हम उसको बच्चों में हम उन चीज़ों को ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर होता है विषय वस्तु दक्षता। विषय वस्तु दक्षता तीन नंबर पर लिख देते हैं, विषय वस्तु दक्षता। अब विषय वस्तु दक्षता क्या है, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। विषय वस्तु पर ही संपूर्ण रूप से शिक्षण आधारित होता है। तो अगर हम विषय वस्तु को ही, कंटेंट को ही अगर नहीं समझ पाएंगे, तो अगर हमें उसी पर अपना पूरा मतलब कंटेंट पर अगर हमारी पकड़ नहीं है, तो क्या हम उसको समझा सकते हैं? क्या कतई नहीं समझा सकते हैं। तो हमें आवश्यकता यह होती है कि जो भी हम विषय वस्तु को पढ़ाने जा रहे हैं, पाठ्य विषय को पढ़ाने जा रहे हैं, उसकी गहराइयों तक हमारी पकड़ जरूर हो। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं जो कि आप जाएंगे कक्षा में पढ़ाने के लिए, कक्षा में बच्चे आपसे प्रश्न पूछते हैं। क्यों प्रश्न पूछते हैं? क्योंकि वो आपसे क्या करते हैं, तो आपसे जानकारी चाहते हैं कि वो सर जी के पास उतनी जानकारी है जो मैं चाहता हूं, अर्थात आपकी जांच करते हैं। तो जब आपकी जांच करते हैं, तो अगर आपकी ही दक्षता वहां पर नहीं है पाठ्य वस्तु में, विषय वस्तु में, तो डेफिनेटली वहां पर आप फेल्योर साबित होंगे और आप क्या होंगे, हंसी के पात्र बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम जिस भी विषय वस्तु को पढ़ाने जा रहे हैं, जिस भी कंटेंट को पढ़ाने जा रहे हैं, उसमें पूर्णत्व रखना एक शिक्षक का सबसे के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होती है और सबसे बड़ी दक्षता में से एक आती है। फिर आता है संप्रेषण संबंधी दक्षता। क्या आता है? संप्रेषण संबंधी दक्षता। अब यह संप्रेषण संबंधी दक्षता क्या होती है? तो कभी भी हमें मान लीजिए कि विषय की गूढ़ जानकारी है, संपूर्ण जानकारी है, हमें पूरे उसके बारे में हमें जानकारी है, लेकिन अगर हम उसको संप्रेषित ही नहीं कर पाए, क्या मतलब है? मतलब यह है कि जब हम उसको अपने वाणी के माध्यम से बच्चों तक हम ट्रांसफर ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, हम क्या पढ़ाना चाहते हैं, तो बच्चे कहां से जानेंगे? संप्रेषण का तो एक ही मतलब है कि जिस भी रूप में, जिस भी शब्द के रूप में, जिस भी चीजों को हम पढ़ाने जा रहे हैं, छात्र भी अगर उसी रूप में, उसी शब्दों के रूप में, उसी अर्थों के रूप में अगर वो जान लेते हैं, तो संप्रेषण है। लेकिन अगर हम ऐसे ऐसे टफ शब्दों का यूज करें जो कि बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या होगा? बच्चे ऐसे, कभी ऐसे, वो नींद लेता रहेगा। आप पढ़ाते जाएंगे, बच्चे नींद लेते रहेंगे, पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होगा। भले ही आपके पास बहुत सारी योग्यताएं हैं, लेकिन संप्रेषण संबंधी योग्यताएं अगर नहीं हैं, तो वो कुछ भी नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि एक अध्यापक के लिए संप्रेषण संबंधी योग्यता का होना अत्यंत आवश्यक होता है। फिर आता है मूल्यांकन प्रणाली। अब आता है मूल्यांकन प्रणाली। अब मूल्यांकन प्रणाली से तात्पर्य है कि जब भी हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हमें मूल्यांकन करना तो आना ही चाहिए। चाहे वो जो भी हम पाठ्य वस्तु पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित मूल्यांकन हो, चाहे प्रश्न पत्र का निर्माण करना हो, चाहे वो छात्रों
छात्र जो बच्चे जो कक्षा में हैं उसके क्या क्या व्यवहार, किसके व्यवहार कैसे हैं उसको रीड करना हो, या फिर कुछ दिनों के बाद हमें ये पहचान करना हो कि मतलब कौन सा छात्र किस क्षेत्र में वो अव्वल हो सकता है, किस क्षेत्र में उसकी रुचि है। तो ये सब सारी चीजें मूल्यांकन की प्रक्रिया में आती हैं। अर्थात एक शिक्षक के रूप में हमें ये ये जानना जरूरी होता है छात्रों के विषय में कि छात्र किस योग्य है, वो किस खेल में है, उसकी पढ़ने में इंटरेस्ट है, वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है, उसके संबंध में, या फिर प्रश्न पत्र का निर्माण से संबंधित हो, या कक्षा के दौरान जो हम मूल्यांकन करते हैं उसमें हो, या प्रश्न पूछने की दक्षता में हो। तो ये सब सारी चीजें हमें एक मूल्यांकन पद्धति अगर हमारे पास बहुत उत्कृष्ट है तो निश्चित ही हम एक उत्तम शिक्षक के रूप में अवस्थित हो सकते हैं। फिर आता है अभिभावक सहकार्य दक्षता। क्या आता है? अभिभावक सहकार्य दक्षता। अब ये अभिभावक सहकार्य दक्षता क्या है कि हम जब भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे का के जो अभिभावक हैं, उनके जो माता पिता हैं या अभिभावक हैं, उससे हमें टच में रहना अत्यंत आवश्यक होता है कि बच्चे घर पर किस प्रकार के बिहेवियर करते हैं, बच्चे किस प्रकार से वो पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं नहीं होते हैं, वो किस किस माहौल में रहते हैं। ये सब सारी जानकारी बच्चे घर पर पढ़ते हैं तो कितना पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, या फिर जो बच्चे के अभिभावक हैं जो गृह कार्य दिया जाता है उससे संबंधित वो डायरी को अभिभावक चेक करते हैं नहीं चेक करते हैं। अर्थात इससे संपूर्ण तरीके से हमें अभिभावक से जुड़ना भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है। खास करके अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका अभिभावक सहकार्य दक्षता है मुख्य रूप से प्राइमरी स्तर पर आपको ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहां पर अवरोधन की क्षमता, अवरोधन जो होता है उसका बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कतें होती हैं। बहुत सारे बच्चे क्या होता है तो बच्चे छोड़ देते हैं, अपना क्विट कर जाते हैं पढ़ाई से। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो खास करके प्राइमरी स्तर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर आता है समाज के लिए प्रतिबद्धता या समाज के प्रति प्रतिबद्धता। अब समाज के प्रति प्रतिबद्धता क्या है? तो समाज के प्रति प्रतिबद्धता एक शिक्षक के रूप में निश्चित तौर पर होती है, क्योंकि एक शिक्षक ही समाज का निर्धारक होता है कि शिक्षक एक महत्वपूर्ण किसी भी समाज को दिशा और दशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इसी के कारण से समाज के प्रति जो शिक्षक की प्रतिबद्धता है अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थात हम जिस प्रकार का बच्चों को ज्ञान देंगे, बच्चों की परवरिश करेंगे, खास करके विद्यालय में परवरिश का मतलब यहाँ पर आप अभिभावक से नहीं लीजिए, तो वहाँ पर किस प्रकार की हम गुणात्मक शिक्षा से उसको परिपोषित करते हैं, किस वातावरण में उसको परिपोषित करते हैं, किस वातावरण में उसको खिलाते या जो सहकार्य हैं उसमें हम उसको इन्वॉल्व करते हैं, ये सब सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होता है। केवल ये नहीं बल्कि समाज के प्रति हमारी प्रतिबद्धता क्या है, अर्थात हम समाज के लोगों के साथ भी चलें, क्योंकि बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर शिक्षा का ह्रास है, अर्थात वहां पर शिक्षा लेना महत्वपूर्ण लोग नहीं समझते हैं। तो ऐसी जगह अगर हमारी ड्यूटी लगी है तो वहां पर हम समाज में जाकर के लोगों को बताएं, लोगों को जागरूक करें कि पढ़ने से क्या होता है, पढ़ाने से क्या होता है, शिक्षा से क्या होता है, शिक्षा आपके बच्चों को कहां से कहां पहुंचा सकती है। तो ये सब सारी चीजों को उसके अर्थात समाज को जागरूक करना, उससे अटैच्ड रहना भी अत्यंत आवश्यक होता है। तो ये भी एक शिक्षक की एक दक्षता या कलात्मकता होती है। फिर आता है प्रबंधन संबंधी दक्षता। प्रबंधन संबंधी दक्षता, ये 7 था, ये 8 हो गया। प्रबंधन संबंधी दक्षता ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रबंधन संबंधी दक्षता क्या होती है कि मान लीजिए कि आपको पाठ का बहुत ज्यादा ज्ञान है, अर्थात यहां पर आप विषय वस्तु की दक्षता आप में कूट कूट कर भरी है।
अगर आप में सारी चीज मूल्यांकन प्रणाली है, सब कुछ है, आप में सब कुछ है, लेकिन अगर आप में प्रबंधन नहीं है, प्रबंधन संबंधी दक्षता नहीं है, तो आपकी क्लास एकदम से गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आप बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर बच्चा एक दूसरे को कोई पेन भौंक रहा है, कोई सीटी बजा रहा है, कोई एक दूसरे से बात कर रहा है, कोई इधर से उधर मुड़ रहा है, कोई इधर से उधर खिलखिला रहा है, और आप पढ़ाते जा रहे हैं, अपने पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या बच्चों पर उसका कोई असर होगा? नहीं होगा। अर्थात हमें कक्षा का प्रबंधन भी अपने मुट्ठी में होने चाहिए, कि हमें प्रबंधन इस प्रकार का होना चाहिए कि बच्चे एकदम से सक्रिय हों, बच्चे को, अर्थात कहने का मतलब है कि छात्रों को हम मौका दें। अब छात्रों को हम जब मौका देंगे तो बच्चे सक्रिय होंगे और प्रबंधन बहुत हद तक वहां पर संभल जाएगी। कई बार तो मान लीजिए कि अगर वैसा है तो थोड़ा सा उसके ऊपर आप फोकस रखिए, डेफिनेटली कक्षा का प्रबंधन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये कक्षा का प्रबंधन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आप कक्षा को कतई चला नहीं सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर आता है आजीविका के प्रति प्रतिबद्धता। क्या आता है? आजीविका के प्रति प्रतिबद्धता। अब आजीविका के प्रति प्रतिबद्धता बहुत महत्वपूर्ण है। एक शिक्षक के रूप में हमें यह जानना जरूरी होता है कि छात्र का इंटरेस्ट क्या है, उसका विषय क्षेत्र क्या है, उसका इंटरेस्ट लेवल क्या है। अर्थात हमें बहुत सारे यहाँ पर ये स्कूल है और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के यहाँ पर बच्चे होते हैं। अब हमें अब कुछ दिन जब हम कक्षा में जाते हैं तो हमें एक शिक्षक के रूप में मूल्यांकन जब तक हम अच्छा नहीं कर सकते हैं, कहाँ गया मूल्यांकन प्रणाली अगर हमारा अच्छा नहीं है तो ये हमारा अच्छा नहीं हो सकता है, ये जानिए। तो मूल्यांकन प्रणाली अगर हमारी अच्छी है कि उसका विषय क्षेत्र, वो कहाँ पर इंटरेस्टेड है, वो कहाँ पर जाना चाहता है, वो किस दिशा में अच्छा कर रहा है, तो जब हम उसकी पहचान कर पाते हैं तो हमें बच्चों को इस बच्चे में क्या योग्यता है, 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 उसको उसके उस आजीविका के प्रति उसको उस प्रकार से ढालना अत्यंत आवश्यक होता है। और जब हम उसके इंटरेस्टेड विषय में, उसके इंटरेस्ट क्षेत्र में हम जब उसको लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? तो बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। वहीं अगर हम उसके इंटरेस्ट के विरुद्ध करते हैं तो वो अपने जीवन में असफल हो जाएगा। अर्थात एक सफल व्यक्ति भी असफल हो जाता है और एक असफल व्यक्ति भी सफल हो जाता है। कैसे? तो आजीविका के प्रति अगर प्रतिबद्धता शिक्षक की नहीं है, या शिक्षक उस बच्चे को उस दिशा में अगर मोड़ नहीं पाते हैं, तो बच्चे में असफलता की गारंटी हो जाती है। वहीं पर सफलता की भी गारंटी हो जाती है अगर बच्चे को उस ओर, आजीविका की ओर मोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो विषय के क्षेत्र हैं वो उसको आपने भली भांति समझे होंगे। और इसी प्रकार से पढ़ने के लिए एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।